दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को अदालत ने अपना आदेश सुनाया। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत अर्जी पर 3 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। मनीष सिसोदिया को उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद वो 3 जून को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में सिसोदिया अपने आवास से वापस तिहाड़ जेल लौट गए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाएं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिवसीय दौरे पर 4 जून को भारत पहुंचे। भारत पहुंचकर लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मुलाकात की। राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं ने ऑस्टिन को दिल्ली में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय मीटिंग की। राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में वार्ता की और मजबूत रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने नई तकनीकों के सह विकास और सह उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करने पर बातचीत की। इस द्विपक्षीय बैठक के बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अपने मित्र राजनाथ सिंह से मिलकर अच्छा लगा। अमेरिका भारत रक्षा संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद। उनकी लीडरशिप दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, सहयोग और प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी मददगार साबित होगी। We continue to work with like-minded countries to ensure that the region remains free and open, so that commerce can prosper and ideas can continue to be exchanged, and so we will continue that work. And so certainly India and us share the same vision of a free and open Indo-Pacific. बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन, वित्त मंत्री जेनेट येलन और वाणिज्य मंत्री जीना रायमेडो ने फरवरी और मार्च में भारत का दौरा किया था। बिहार में विपक्षी दलों की 12 जून को होने वाली बैठक टल गई है। इसका कारण राहुल गांधी का विदेश में रहना और मल्लिकार्जुन खड़गे का उस दिन का एंगेजमेंट बताया गया है। ऐसे में अब अगली बैठक कहां होगी, कब होगी, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं। बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा।
दरअसल सितंबर 2022 से ही विपक्षी एकता का हल्ला है। बीजेपी विपक्ष के इस एकता मिशन से थोड़ी हैरान परेशान जरूर है, पर चिंतित नहीं है और दाव पेच में भी बीजेपी किसी से पीछे नहीं है। विपक्षी एकजुटता के संयोजक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले 8 महीने से ही लगे हुए हैं। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकता बनाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी दलों से बात करने का बीड़ा उठाया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और एनसीपी के शरद पवार सहित कई दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। अब देखना ये होगा कि अगली विपक्षी दलों की बैठक कब होती है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर हमला बोला है। सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि पहले आला कमान महाराष्ट्र में था, लेकिन अब उनका आला कमान दिल्ली में है। राउत ने कहा कि असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकी। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमान मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमान दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हुए। दरअसल शिंदे और फडणवीस ने 4 जून को अमित शाह से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि हमने कृषि और सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की। राज्य में किसान और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम चल रहा है और कई रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। हमने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से इसलिए मुलाकात की क्योंकि हमें उनसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। उधर संजय राउत ने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये सरकार बस एक्सीडेंट का भी इवेंट कर रही है। इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि भविष्य में वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र को देश के सभी क्षेत्रों में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में विकास की दौड़ जारी रहेगी। पृथ्वी पर 50 से 100 फीट खोदने पर पानी निकल आता है। 1000 फीट से ऊपर जाने पर कच्चा तेल और गैस मिल जाती है। इससे भी कम गहराई पर कोयला और तमाम ओर्स मिल जाते हैं। इसके बावजूद अब चीन पृथ्वी में लगभग 32,000 फीट गहरा छेद करने जा रहा है। चीन की मीडिया के मुताबिक शिनजियांग प्रांत के तारिम बेसिन में यह खुदाई शुरू कर दी गई है और लगभग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे इस छेद के जरिए चीन की कोशिश है पृथ्वी से जुड़े कई राज जानने की। इससे पहले 1970 से 1992 के बीच रूस में भी इसी तरह की खुदाई की गई थी। इन 22 सालों में 12,262 फीट गहरा छेद किया गया था और रूस का यही छेद दुनिया का सबसे गहरा आर्टिफिशियल बिंदु है, यानी जिसे इंसानों ने बनाया हो। रूस के बाद चीन भी इस तरह का छेद करके पृथ्वी के विकास के इतिहास और उसकी संरचना के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। इस ड्रिलिंग ऑपरेशन में काम कर रहे टेक्निकल एक्सपर्ट्स वोंग चुनशेंग ने मीडिया को बताया कि 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा बोरहोल खोदना बहुत बड़ा कदम है। इससे पृथ्वी के अनजाने पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी और धरती के बारे में इंसानी समझ को भी मदद मिलेगी। इस छेद से भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन और हजारों साल पुरानी घटनाओं और उनके इतिहास को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
स्पेस साइंस के साथ साथ चीन धरती के नीचे की रिसर्च में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये खुदाई 10 महाद्वीपीय प्रांतों को होकर गुजरेगी, जिससे पृथ्वी के महाद्वीपों के इतिहास, जलवायु परिवर्तन, जीवन के विकास और पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। वैसे चीन ने इस खुदाई और इसके मकसद के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी है। चीन की ये खुदाई अपने सबसे बड़े मरुस्थल तकलिकमकान में कर रहा है। इस इलाके में रेत और धूल भरी आंधी का प्रकोप इतना ज्यादा रहता है कि यहाँ कोई भी काम कर पाना बेहद मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि चीन इस खुदाई को किस तरह अंजाम देता है और कितनी गहराई तक ये खुदाई हो पाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.